Good morning. Today is the 8th of August 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है यहाँ पे वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। चंडीगढ़ में एक स्टोकिंग की घटना सामने आई और पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो आरोपी को बचा रही हैं। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है रुपए से रिलेटेड है। रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में काफी मजबूत हो रही है, तो क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, सभी तरह के डायमेंशंस डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का आर्टिकल जो है काफी सारे इसमें पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं। नेहरू के रोल को डिस्कस कर रहा है ये आर्टिकल। गवर्नमेंट पे आरोप लग रहे हैं कि वो नेहरू के रोल को भुला रही है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और हमारा देश एक बहुत बड़े वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। इसी कारण से ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट बिल पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर में। तो जो भी उसके फीचर्स हैं या फिर जो दूसरी डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। यहां पे जो आर्टिकल है वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। ट्रिपल तलाक को रिलेटेड ऑलरेडी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इस आर्टिकल में कुछ ऐसी डायमेंशंस नहीं है जो हमारी नॉलेज को ऐड ऑन कर सके या फिर जिसकी वजह से हमें आंसर्स में मार्क्स मिल सके, तो इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये प्राइवेसी से रिलेटेड है, दो तीन नई डायमेंशंस दे रहा है, तो नई डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नीचे जो आर्टिकल है एशियान से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एशियान को 50 साल पूरे हो गए हैं तो स्थापना दिवस बनाया जा रहा है। एशियान को कंपेयर किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ में। क्वेश्चन सार्क के ऊपर में आ सकता है। सार्क क्योंकि हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि क्यों एशियान जो है वो सक्सेसफुल मॉडल है लेकिन सार्क जो है उस प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो सका है। पहला आर्टिकल वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। पहले मैं आपको पूरे मामले से अवगत करवा देता हूं। चंडीगढ़ की घटना है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष के बेटे अपनी कार से एक लड़की की कार का पीछा करते हैं और किडनैपिंग करने की भी कोशिश की जाती है। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जब केस रजिस्टर करने की बारी आती है तो पुलिस केस रजिस्टर करती है आईपीसी सेक्शन 354D के अंतर्गत में। स्टोकिंग से रिलेटेड ये सेक्शन है और बेलेबल ऑफेंस है। लड़की के स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि किडनैपिंग करने की कोशिश की गई थी, एब्डक्ट करने की कोशिश की गई थी, तो केस रजिस्टर होना चाहिए था सेक्शन 365 और 511 से रिलेटेड सेक्शंस में, जो कि किडनैपिंग से रिलेटेड सेक्शंस हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। अब देखिए, चंडीगढ़ पुलिस ने पहले तो माना, जब केस रजिस्टर किया गया था तब माना कि हाँ किडनैपिंग और एब्डक्शन से रिलेटेड सेक्शंस ऐड किए जाने चाहिए, लेकिन बाद में जब आरोपी की पहचान उजागर हुई तो पुलिस दबाव में काम कर रही है। अब पुलिस का यह भी कहना है कि इस पूरे रूट के दौरान में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष के बेटे लड़की का पीछा करते हैं, एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो इस पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो शक के घेरे में आ गई है। आगे फिर स्टोकिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टोकिंग को आमतौर पे हार्मलेस ऑफेंस माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोकिंग का क्या मतलब होता है? लड़की का पीछा करना, गलत इंटेंशंस के साथ में लेटर सेंड करना, गिफ्ट सेंड करना। आजकल साइबर स्टोकिंग का जो क्राइम है वो भी काफ़ी होने लगा है। ईमेल सेंड करना और इसके अलावा मॉनिटर करना, फ़ोन कॉल्स मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें आती हैं स्टोकिंग के अंदर में। स्टोकिंग पहले अलग से क्राइम नहीं था, लेकिन 2012 में निर्भया केस के बाद में जो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद में जस्टिस वर्मा की कमेटी गठित की गई थी। उसके अंदर में स्टोकिंग को एक इंडिपेंडेंट क्राइम का दर्जा दे दिया गया था और काफ़ी बार इसे सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन आगे चल के जो पर्सन स्टोक कर रहा होता है वो एसिड अटैक या फिर मर्डर जैसे क्राइम भी कमिट कर देता है, तो पुलिस को इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आर्टिकल के द्वारा कही जाती है, देखिए 2012 के बाद में हमने वुमेन्स के प्रति जो क्राइम होते हैं उसमें आईपीसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, कानून और ज़्यादा सख्त बना दिए, लेकिन क्या महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें कोई कमी आई? ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ आप अगर कानून मजबूत बना दोगे तो उससे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध कम नहीं होंगे। ग्राउंड लेवल पे भी आपको उनको इंप्लीमेंट करना होगा। आमतौर पे देखा जाता है जब कोई हाई प्रोफाइल कोई पर्सन होता है, उसका रिश्तेदार या फिर बेटा होता है, तो वो छूट जाता है। इस प्रकार से डेटरेंस जो है वो क्रिएट नहीं होती। आगे जाके जो अपराधी हैं उनके मंसूबे जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इस केस में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए चंडीगढ़ पुलिस को कि कोई भी कितना भी हाई प्रोफाइल अपराधी हो वो कानून के चुंगल से नहीं छूट सकता। वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड आगे बातें कही गई हैं वे फॉरवर्ड के अंदर में। इस पूरे केस के बाद में वुमेन सेफ्टी का जो इशू है फिर से हाईलाइट हो गया है। वही सेम बात कि आप कितने भी कानून बना लीजिए या कितनी भी ज़्यादा पब्लिक शेमिंग होती है, जो भी पर्सन महिलाओं के खिलाफ में क्राइम करता है, आप सोच के देखिए कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती है, फिर भी लोग बाज नहीं आते, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती और इस तरह के क्राइम्स में संलिप्त होते हैं।
और ये देखिए, चंडीगढ़ जैसे सिटी में अगर इस तरह की घटना सामने आती है, बाकी छोटे शहरों का देखिए क्या होगा। चंडीगढ़ को तो आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि सेफ सिटी माना जाता है। और दूसरा केस, जो लड़की हैं वो आईएएस की बेटी हैं, तो उनके साथ में भी ऐसा केस है और फिर भी केस को दबाया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं मिल पा रही है, तो आम लोगों का क्या होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया में विक्टिम की इमेज को स्पॉइल करने के लिए एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है और पुलिस को इस कैंपेन को भी कर्ब करना चाहिए। लास्ट में फिर से यही कहा जाता है कि स्टॉकिंग जैसे जो क्राइम होते हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं। जब भी इस तरह के क्राइम हो, कोई अगर लड़की का पीछा करे तो लड़की को काफ़ी सीरियस लेना चाहिए, इस चीज़ को अपने पेरेंट्स से भी अवगत करवाना चाहिए और इवन पेरेंट्स को भी, पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके यही क्राइम एसिड अटैक और मर्डर का रूप ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का आना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए, बीच में यही बात फोकस की गई थी कि काफ़ी सारे कानून बनाने से या फिर कानून को स्ट्रेंथन करने से महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, तो आपको बताना है कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। पेपर 1 सोसाइटी के टॉपिक में क्वेश्चन आ सकता है, पेपर 2 में भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगले आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है कि रुपया मजबूत हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। इस साल 2017 में रुपया डॉलर के मुकाबले में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी साबित हुआ है। 6% तक रुपए की कीमत बढ़ गई है इस साल डॉलर के कंपैरिजन में, और अभी इसका लेवल है 63.60। यहां पे देखिए जब 2017 की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि 2017 के ख़त्म होते होते रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले में 70 से ऊपर चली जाएगी। बढ़ने के बजाय रुपया काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। काफ़ी सारे रीजंस वैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रुपए की कीमत कैसे वेरी करती है उस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सब जो खेल है वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर हमारे देश में फॉरेन करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि रुपया जो है कमज़ोर नहीं होगा, मजबूत होगा। अगर हमारे देश में फॉरेन करेंसी काफ़ी कम है तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा। तो इस साल क्या हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आई है। अभी तक आरबीआई के हिसाब से 15.2 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है फॉरेन से। तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए रुपये की जो कीमत है वो बढ़ रही है। यह डिमांड एंड सप्लाई का जो रीजन है वो मेन रीजन है। इसके अलावा और काफ़ी सारे रीजन्स हैं, जैसे आरबीआई का जो इन्फ्लेशन पे स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा हॉकिश रहा है। 2% तक इन्फ्लेशन को कंटेन करने में आरबीआई सक्षम रहा है, बल्कि अभी तो 2% से नीचे भी महंगाई देखने को मिली जून महीने की। ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट स्टेबल हैं, $50 के आसपास स्टेबल हैं ऑयल के प्राइसेस। ये भी अपने आप में रीजन है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ता। करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, यहाँ पे देखिए, ये करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर्मूला है प्रॉपर ढंग से। करंट अकाउंट डेफिसिट के फॉर्मूले में एक्स है एक्सपोर्ट, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आगे है एनआई। मान लीजिए हमारे देश की कोई कंपनी फॉरेन में है और वो वहां से इनकम ला रही है तो वो आएगी एनआई में। उसके बाद में है एनसीटी। एनसीटी में रेमिटेंसीज ये सब आते हैं, रेमिटेंसीज, डोनेशंस, एड्स, ग्रांट्स। तो ये है करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर्मूला। अब देखिए, जब हम मोटे तौर पे अगर हम कहें तो एक्सपोर्ट जब हमारा ज़्यादा होता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, लेकिन इंपोर्ट अगर हमारा ज़्यादा होता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। आमतौर पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होता है क्योंकि इंपोर्ट जो है हम ज़्यादा करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं हम, कोल के लिए, ऑयल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन अब करंट अकाउंट डेफिसिट भी अपने आप में स्टेबल हो गया है, तो ये भी एक रीज़न है कि रुपये की जो वैल्यू है वो मजबूत हो गई है। यहाँ पे देखिए 2012-13 में करंट अकाउंट डेफिसिट था 4.8% के आसपास में, लेकिन अब करंट अकाउंट डेफिसिट की वैल्यू है 2016-17 में 0.7% के आसपास। तो अब लेकिन एक जो चीज है वो ये है कि कुछ लोगों के द्वारा अंदेशा जताया जा रहा है कि रुपए की बढ़ती वैल्यू की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अब कंपिटिटिव नहीं रहेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए $1 की कीमत अभी है 70 रुपए और अमेरिका वाले इंडिया से टॉफी इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया के अंदर में एक टॉफी की कीमत है ₹1। सिंपल सा एग्जांपल है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अभी अमेरिका वाले टॉफी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से और $1 की कीमत है 70 रुपए। इंडिया में मिलते हैं ₹1 की एक टॉफी। तो देखिए सीधा सा लॉजिक है, तो अमेरिका वाले $1 से 70 टॉफीज को इंपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर अभी कीमत बढ़ जाती है, रुपए की कीमत बढ़ जाती है डॉलर के कंपैरिजन में, तो $1 की कीमत कितनी हो जाएगी? 60 रुपए। समझ गए, रुपया मजबूत हो गया, रुपए की कीमत बढ़ गई है। तो अब देखिए अमेरिका वाले कितने टॉफीज इंपोर्ट कर सकेंगे? सिर्फ 60 टॉफीज इंपोर्ट कर सकेंगे।
पहले 70 कर रहे थे, लेकिन रुपए की कीमत बढ़ जाने के बाद में 60 टॉफीज इंपोर्ट कर पा रहे हैं अमेरिका वाले इंडिया से, और इंडिया वाले सिर्फ 60 टॉफीज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, अब इंडिया के रुपए की वैल्यू तो मजबूत हुई है, लेकिन बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां से अमेरिका टॉफी इंपोर्ट कर रहा था, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, चाइना हो गया, यहां पे टॉफी अभी भी सस्ती मिल रही है। लेकिन इंडिया के रुपए की वैल्यू मजबूत हो गई तो अमेरिका को इंडिया से इंपोर्ट करना महंगा पड़ा, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कंपिटिटिव नहीं रह गया। हम कम ही चीजें हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं इंडिया को, यूएस को, सॉरी। तो ये जो सिस्टम है कि जब भी रुपए की कीमत बढ़ती है तो इससे एक्सपोर्ट जो है वो कंपिटिटिव नहीं रह जाता, हम कम चीजें एक्सपोर्ट कर पाते हैं, फिर बाकी दूसरे जो देश हैं वो हमारी चीजें खरीदते नहीं हैं। अब लेकिन इसका एक फायदा भी होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नुकसान है, इससे हम इंपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं। एक्सपोर्ट तो कंपिटिटिव नहीं रह जाता, लेकिन इंपोर्ट हम ज्यादा कर सकते हैं। सीधा सा एग्जांपल दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए पहले थी $1 की कीमत थी 70 रुपए, अब हमें मान लीजिए अमेरिका से शेल गैस खरीदनी थी, सिंपल सी बात है। तो शेल गैस जो खरीदनी थी हमें उसके लिए ज्यादा रुपया देना पड़ रहा था, ज्यादा डॉलर्स खर्चा करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब रुपए की जो वैल्यू है वो मजबूत हो गई है तो अब हम कम डॉलर्स हमें खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट जो है रुपए की वैल्यू बढ़ने से वो कंपिटिटिव नहीं रह जाता, लेकिन इंपोर्ट जो है उसमें काफी फायदा होता है। तो अब कुछ सेक्शंस के द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है कि आरबीआई को आह्वान किया जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए और रुपए की जो कीमत है उसको और ज्यादा बढ़ने से रोकिए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कंपिटिटिव नहीं रहेगा। लेकिन आर्टिकल इस चीज के विरोध में है। आर्टिकल कहता है कि देखिए इंपोर्ट में भी तो फायदा होता है, छोटी छोटी चीजों पे आपको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आरबीआई को या फिर गवर्नमेंट को वो मार्केट इकोनॉमी में इंटरफेयर करें, क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट अगर पॉलिसी हम अपनाते हैं तो दूसरे देश भी इसी तरह की पॉलिसी अपनाएंगे और एक ट्रेड वार देखने को मिलेगा, करेंसी वार देखने को मिलेगा। आमतौर पे चाइना पे काफी आरोप लगते हैं कि चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके रखता है, बहुत ज्यादा जानबूझ के कम करके रखता है, क्योंकि एक्सपोर्ट को कंपिटिटिव बनाने के लिए। और इसी वजह से वन ऑफ द रीजन है कि जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं बाकी दूसरे देशों में इन्वेट कर देते हैं। तो इंडिया को अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक विल पावर चाहिए। गवर्नमेंट को और आरबीआई को देखना चाहिए कि किस प्रकार से रुपए की जो कीमत है वो बढ़ या घट रही है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। समझ गए? अभी फिलहाल इस स्टेज पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आरबीआई को ऐसा आर्टिकल कह रहा है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल वाटर क्राइसिस से रिलेटेड है। आज हमारा देश बहुत बड़े वाटर क्राइसिस से सफर कर रहा है, गुजर रहा है, लेकिन फिलहाल जो लीगल रजीम है, जो कानून है, वो इनसफिशिएंट है वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। और आमतौर पे पॉलिसी मेकर्स या मीडिया के द्वारा फोकस किया जाता है कि सरफेस वाटर को कंजर्व किया जाए, लेकिन जो असली प्रॉब्लम है वो ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन से लेकर है। आज ग्राउंड वाटर के जो लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर कानून नहीं है ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। 1850 के आसपास जरूरत महसूस हुई थी कि ग्राउंड वाटर को रेगुलेट किया जाए। तब ब्रिटिशर्स ने एक सिंपल समाधान इस चीज का निकाला था। जिस पर्सन की जमीन है वो अपनी मर्जी से उस जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको यूज कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। समझ गए? यानी मेरे पास एक प्लॉट है तो उस प्लॉट के नीचे जो भी ग्राउंड वाटर है उस पर मेरा हक है। तो इसके बाद में तो देखिए बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे मैकेनिकल पंप्स भी आ गए थे, तो मैकेनिकल पंप्स की सहायता से, समर्सिबल की सहायता से बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का अंधाधुंध यूज होने लगा था, एक्सप्लॉइट होने लगा था। इवन जो अमीर लोग थे उनके द्वारा मैकेनिकल पंप्स का इस्तेमाल करके उसको ग्राउंड वाटर को बेचा भी जाने लगा था। तो 1970 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट को एक जरूरत महसूस हुई कि अच्छे ढंग से ग्राउंड वाटर का रेगुलेशन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ खास उस समय किया नहीं। 1970 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल बिल लेके आई। उस मॉडल बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप प्रॉपर ढंग से फोकस कीजिए कि ग्राउंड वाटर का और एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो स्टेट्स ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, तो यानी कुछ हुआ ही नहीं 1970 के आसपास तो। लेकिन 1990 के आसपास कुछ एक स्टेट थे, 10-12 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगाने स्टार्ट की और जो नए ढंग से जो लाइसेंस देना बंद कर दिया कि ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करने का लाइसेंस देना उन्होंने बंद कर दिया। तो लेकिन अभी तक जो अप्रोच रही है वो टॉप डाउन अप्रोच रही है। ऊपर से कानून बनाया, नीचे जो कम्युनिटी है, पंचायत हैं, उनके पास में कोई राइट नहीं है कि वो फैसला करे कि ग्राउंड वाटर को किस प्रकार से यूज किया जाना है। तो अभी तक यही लीगल फ्रेमवर्क था, टॉप डाउन अप्रोच थी, और इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वाटर टेबल्स हैं बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर चुके हैं। ना सिर्फ क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी की बात है, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन इस प्रकार से हुआ है ग्राउंड वाटर का। अब जाके कई सारे जो थिंक टैंक्स है, प्लानिंग कमीशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिज्यूनेशन, इन सब ने एक प्रकार से इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है।
और अभी एक बिल पेश किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर बिल सस्टेनेबल मैनेजमेंट 2017। तो इसमें कई सारे फीचर्स आएंगे जो कि अभी जो ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम्स हैं अभी की शताब्दी के हिसाब से, फिलहाल इस सेंचुरी के हिसाब से, उन सबको संज्ञान में लेते हुए यह बिल पेश किया गया है। तो थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं। इस बिल का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो काफी अलग है प्रीवियस लीगल फ्रेमवर्क से, जो कि अपने आप में सक्षम नहीं था कि ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन को रोक सके। उसके अलावा यह बिल वाटर के यूनिटरी नेचर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होगा, यानी कंट्रोल होगा पंचायत के पास में, और उसके बाद में वाटर को प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है एक्विफायर लेवल तक। बिल लीगल डेवलपमेंट्स को भी संज्ञान में लेता है। हाल फिलहाल में जो भी केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर हाई कोर्ट की तरफ से, उन सबको भी संज्ञान में लेता है। और यह भी रिकॉग्नाइज करता है ये बिल कि वाटर जो है एक पब्लिक ट्रस्ट है, यानी पूरे कम्युनिटी का रिसोर्स है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिसोर्स है। ये बिल जो है ये भी बात रिकॉग्नाइज करता है कि जो वाटर है वो फंडामेंटल राइट है, हर किसी को पीने युक्त पानी मिलना चाहिए, ऐसा ये चीज रिकॉग्नाइज करता है ये बिल। तो काफी सारी चीजें हैं, प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स भी हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स भी हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखो आज जो 4/5 यानी 80% जो पॉपुलेशन है उनको पानी मिलता है ग्राउंड वाटर से, और इरिगेशन के लिए भी जो मेजरली पानी मिलता है वो ग्राउंड वाटर से ही मिलता है। तो डेफिनेटली इस बिल को जल्द से जल्द पास किया जाना आवश्यक है, और ये अच्छी शुरुआत हुई है। जो न्यू रेजीम है वो ना सिर्फ ग्राउंड वाटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा बल्कि लोगों को भी हेल्प करेगा कि वो लोकल रूप से यानी आपसी रूप से डिसीजन ले सकें और ग्राउंड वाटर को कंजर्व कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज आपको करना है जो नए फीचर्स हैं इस बिल के, ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट बिल 2017, एंड कैसे ये बिल अलग है पिछले जो लीगल फ्रेमवर्क है ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए उनसे। तो इस बात को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो भी ये इस तरह के बिल्स होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उन पर यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछती है। तो डेफिनेटली इस इश्यू को डिटेल से हमने कवर किया, आगे भी कोई भी आर्टिकल आएगा तो और भी डिटेल से कवर करेंगे। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल नेहरू के रोल से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट है प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह पर दी गई स्पीच जिसमें उन्होंने नेहरू के कंट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा नीरा चंडोक जो कि राइटर हैं इस आर्टिकल की, वो यह भी आरोप लगाती हैं कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सरकार ने एक बुकलेट रिलीज की, उसमें भी नेहरू के कंट्रीब्यूशन को नहीं डिस्कस किया गया। तो फिलहाल जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है या फिर रूलिंग जो गवर्नमेंट है वो नेहरू के रोल को भुलाना चाहती है। अब आगे वो कहती हैं कि आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं या फिर नेहरू ने कैसा काम किया, हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज कर सकेंगी कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने कैसा काम किया, दोनों की क्या सक्सेस या क्या फेलियर रही हमारी इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को गवर्न करने में, दोनों में से कौन बड़ा डेमोक्रेट था या फिर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक जो विजन था दोनों में से कौन से प्रधानमंत्री का अच्छा था। लेकिन फिलहाल वो कहती हैं कि रूलिंग पार्टी को इतिहास को अच्छे ढंग से लिखना चाहिए, पैम्पलेट की तरह नहीं लेना चाहिए इतिहास को, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई पर्सन कैसे ऑटोक्रेट बना। उदाहरण के तौर पे अगर हम जर्मनी को देखें किस प्रकार से हिटलर का निर्माण हुआ, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें हिटलर ऑटोक्रेट बने, तो वहां से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो उन परिस्थितियों को अवॉइड कर सकती है, किसी को ऑटोक्रेट बनने से रोक सकती है। इसलिए इतिहास अपने आप में काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे सहेज के रखना चाहिए और अच्छे से लिखा जाना चाहिए। बाद में नेहरू के रोल की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज इन्होंने किया और काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया। इसके अलावा पुवर्टी को उन्होंने यह बात कही थी कि देखिए हमारे जैसी जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है वो मार्केट रूल पे नहीं काम कर सकती, हमारे देश से अगर गरीबी को मिटाना है तो उसके लिए एक अलग अप्रोच की आवश्यकता है। तो इस चीज को नेहरू ने प्रोपगेट किया था। उसके अलावा थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी, यानी जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे जो नए नए आजाद हुए थे 1947 के बाद में, उनको एक साथ लाने में नेहरू ने अहम भूमिका निभाई थी। नॉन अलाइन मूवमेंट के लीडर थे नेहरू। आपको याद होगा 1927 के अंदर में शुरू में एक डिफरेंट कॉलोनीज की एक मीटिंग हुई थी ब्रुसेल्स के अंदर में, वहां पे नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था। 1948 के आसपास दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो एशिया की जो कॉलोनीज जो नई नई आजाद हुई थी उनकी, वो कॉन्फ्रेंस करवाने में भी नेहरू का योगदान रहा था। 1955 के अंदर में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई, फिर 1961 के अंदर में नैम की मूवमेंट हुई। 1961 में नैम को बनाया गया था बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बाद में। तो ये सब तो देखिए नैम मूवमेंट के अंदर में आएगा, काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस के नाम हैं। फिलहाल आप ये याद रखिए कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नेहरू जो थे वो एक अहम लीडर थे और इस मूवमेंट को प्रोपगेट करने में नेहरू का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये काफी सारे कंट्रीब्यूशन की बात कर रही है नेहरू के, कॉस्मोपॉलिटियन थे नेहरू। तो क्वेश्चन देखिए कई बार आ जाता है इस प्रकार का, जैसे क्वेश्चन आया था 2016 में 15 में आया था कि महात्मा गांधी और
अंबेडकर को आप दोनों का कंपैरिजन कीजिए। उससे पहले कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं या फिर महात्मा गांधी हैं, इनको कंपेयर कीजिए। तो इस प्रकार से जो हमारे लीडर्स थे, पुराने जो लीडर्स थे, उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर सकें। अच्छे से टैकल करने का मतलब ये नहीं सिर्फ काम चलाना है सेमेस्टर एग्जाम्स की तरह, अच्छे मार्क्स ले सकें। तो यही पर्पस था इस आर्टिकल को डिस्कस करने का। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 9 जजेस की एक बेंच इस बात पे फैसला कर रही है, सुनवाई कर रही है कि राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। पहले देखिए, ट्रेडिशनल रूप से प्राइवेसी का मतलब क्या होता था। ट्रेडिशनल रूप से प्राइवेसी का मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस से होता था, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिस्टेंस। लेकिन आज डिजिटल एज की वजह से, डिजिटल डेटा की वजह से जो प्राइवेसी की काफी सारी डायमेंशंस ऐड हो गई हैं, डेफिनेशन है वो पूरी तरह से बदल गई हैं। लेकिन पूरे आर्टिकल में इनका एक बात पे फोकस है। जब प्राइवेसी की बात आती है तो सिविल सोसाइटी के लोग सिर्फ स्टेट के खिलाफ में प्राइवेसी की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्टेट से प्राइवेसी चाहिए। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेट के पास में राइट्स हैं, स्टेट के पास में मोनोपोली है, स्टेट के पास में फोर्स है, आर्मी है, पुलिस है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों का मिसयूज कर सकते हैं और सिटीजन्स की प्राइवेसी को हर्ट कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि देखिए, ना सिर्फ स्टेट बल्कि कॉरपोरेशन से यानी पब्लिक कंपनी से भी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की आवश्यकता है। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी थी, बिग डेटा या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उबर के पास में बिहेवियर पैटर्न का पता है, कौन कहाँ कैसे यात्रा कर रहा है। जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं टेलीकॉम के, उनको सारी कॉल डिटेल्स का पता है, कौन कहाँ कैसे कॉल कर रहा है। तो वो भी प्राइवेसी का मिसयूज कर सकते हैं, प्राइवेसी के राइट्स को हर्ट कर सकते हैं। तो अब जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो मांग कर रहे हैं कि काफ़ी सारा डेटा होता है प्राइवेट कंपनीज के पास में भी, जिससे वो सोसाइटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सोसाइटी को रेलिगेट कर सकते हैं। इसलिए प्राइवेसी का जो कानून है वो दोनों के अगेंस्ट में होना चाहिए, स्टेट के अगेंस्ट में भी होना चाहिए और कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट में भी होना चाहिए। जो भी डेटाबेस इंपॉर्टेंट है आज प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास में, चाहे वो उबेर हो या फिर वोडाफोन या आइडिया जैसी कंपनीज हों, स्टेट को चाहिए कि उन डेटाबेस को वो रेगुलेट करें। अगर कोई प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन उन डेटा का मिसयूज करती है तो प्रॉपर ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को स्टेट को डायरेक्शंस देनी होगी कि एक आप इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, इंडिपेंडेंट आप इंस्टीट्यूशन बनाइए जो इन सब चीजों को रेगुलेट कर सके, जिस पे स्टेट का कोई प्रॉपर ढंग से अधिकार ना हो, जो इंडिपेंडेंट वर्क करे, ताकि दोनों खतरे इससे दूर हो जाएंगे। ना तो स्टेट उसकी कार्य प्रणाली में इंटरफेयर कर सकेंगे, ना ही जो कॉर्पोरेशंस हैं वो एक प्रकार से मिसयूज कर सकेंगे, सिटीजन्स के जो प्राइवेसी के राइट्स है उसको हर्ट कर सकेंगे। इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो काफी सारी चीजें डिफाइन करें। वो सबसे पहले ये डिफाइन करे कि राइट टू इंडिविजुअलिटी आखिरकार है क्या, पर्सनल ऑटोनॉमी आखिरकार है क्या मतलब है आपका, डिजिटल एज में किस लिमिट तक प्राइवेसी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके जो प्राइवेसी का वर्डिक्ट आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वर्डिक्ट आएगा उसमें ये सब चीजें भी शामिल होनी चाहिए। और एसेंस यही निकलता है कि राइट टू प्राइवेसी सिर्फ स्टेट के खिलाफ में नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेट जो कॉर्पोरेशन हैं उनके खिलाफ में भी होना चाहिए, ताकि वो डेटा का मिसयूज ना करें। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल एशियान से रिलेटेड है। एशियान की स्थापना 1967 में की गई थी, तो अब 50वां स्थापना दिवस बनाया जा रहा है एशियान का। यहां पे देखिए 10 सदस्य आते हैं एशियान के अंदर में, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो 10 देशों का समूह है एशिया। 1967 में इसका गठन किया गया था, 50वां स्थापना समारोह बनाया जा रहा है। तो इसी बारे में 2-3 चीजें डिस्कस की जा रही हैं। आर्टिकल कहते हैं कि जब 1967 में इसे बनाया गया था एशियान को, तब नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई गई थी। उसके पीछे काफी सारे कारण थे, क्योंकि एशियान के जो कंट्रीज थे साउथ ईस्ट एशिया के, ये अभी अभी आजाद हुए थे। सिंगापुर, मलेशिया, इवन कन्फ्लिक्ट भी थे काफी ज्यादा। थाईलैंड और फिलीपाइंस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसे ताजा सुलझाया गया था। तो मेन बात उस समय एसेंस यही निकल रहा था कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं, कि बाकी जो देश हैं वो किसी दूसरे देश के अंदर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब वो पॉलिसी धीरे धीरे चेंज हो रही है, क्योंकि इन देशों को अभी समझ में आ गया है कि अब अगर हम एक दूसरे देश के अंदर में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इसकी काफी बड़ी पॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक विल की तरफ में एशियान के जो कंट्रीज हैं वो अब आवाज उठाते हैं। इसी का यह नतीजा था कि म्यांमार में देखिए पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, आर्मी रूल था म्यांमार के अंदर में। धीरे धीरे एशियान के जो कंट्रीज हैं उन्होंने प्रेशराइज किया म्यांमार को कि यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। डेमोक्रेटिक विल यानी डेमोक्रेटिक की जो वॉइस थी उसको स्ट्रेंथन किया। इसी का नतीजा ये निकला कि जो मिलिट्री थी उन्होंने अपना रूल था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सौंप दिया। हालांकि 25% सीट्स हैं
आर्मी ने आज भी म्यांमार के अंदर में अपने लिए आरक्षित करके रखी हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी की शुरुआत तो हुई। ये एशियन का ही नतीजा था। उन्होंने जो डेमोक्रेटिक आवाज को उठाया उसी का नतीजा था। अब आगे आर्टिकल में कंपेयर किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन को और एशियन को। एशियन देखिए अपने आप में किस प्रकार से कोई ऑर्गेनाइजेशन है रीजनली इंटीग्रेट कर सकती है, उसका एक अद्भुत एग्जांपल है। एशियन का अगर सार्क के साथ में जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की, उसके साथ कंपेयर करोगे तो सार्क कहीं भी नहीं ठहरती, क्योंकि एशियन के अंदर में इकोनॉमिक रूप से भी काफी ज्यादा इंटीग्रेशन हो चुका है। सिंगल मार्केट उभर के आ रहा है, सिंगल इकोनॉमिक कम्युनिटी की तरह उभर रहा है जो एशियन है। हमारे साउथ एशिया में तो फिलहाल तो है जो साफ्टा साइन किया गया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरह इंटीग्रेशन अभी भी एशियन का नहीं हो सका है, लेकिन उन लोगों को हालात समझने चाहिए। यूरोपियन यूनियन किस कंटेक्स्ट में आया था और एशियन किस कंटेक्स्ट में आया था। यूरोपियन यूनियन जो आया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में आया था। उस समय क्या था, बार बार लड़ाई हो जाती थी, जर्मनी की फ्रांस की आपस में लड़ाई हो जाती थी, इसी वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाता था। तो देखिए उस समय एक्सपर्ट्स ने सोचा क्यों ना इकोनॉमिकली इन दोनों कंट्रीज को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि कल को वार हो तो दोनों के दोनों कंट्रीज को नुकसान हो। क्योंकि देखिए अगर अब इंडिया और चाइना का आप एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया को पता है और चाइना को भी इस चीज का पता है कि वार होता है तो दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इकोनॉमिकली दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं, तो उसी वजह से जर्मनी और फ्रांस को भी एक दूसरे से इकोनॉमिक रूप से बांधने की कोशिश हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तभी यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन आप एशियन के कंटेक्स्ट को देखिए, उस समय तो कंटेक्स्ट ऐसा था कि ये सारे देश थे नए नए आजाद हुए थे, तो कोई भी अपनी जो सोवरेनिटी थी उसको छोड़ने का तैयार नहीं था। यूरोपियन यूनियन में तो सबने पूल्ड सोवरेनिटी का कंसेप्ट अपनाया, यानी सबने अपनी अपनी सोवरेनिटी थी वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी कि आप हमारे देश के जो मैटर्स हैं उसको गवर्न कर लीजिए। लेकिन एशियन में ऐसा मुमकिन नहीं था। एशियन में तो सारे देश थे अभी भी आजाद हुए थे, उनको तो अपनी सोवरेनिटी बहुत ज्यादा प्यारी थी, तो वो कैसे एकदम से अपनी सोवरेनिटी थी वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दें। इसलिए एशियन का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा सक्सेसफुल है एज कंपेरिजन टू यूरोपियन यूनियन, ऐसा आर्टिकल अभी कह रहा है इस आर्टिकल के अंदर में। तो कई बार आ जाता है यूरोपियन यूनियन के साथ कंपैरिजन हो ना हो, लेकिन सार्क के साथ जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ऐसा कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो एशियन है वो सक्सेसफुल हो गया लेकिन सार्क है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अभी एथिक्स में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है। ह्यूमन बींग्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड्स। ह्यूमन बींग्स को हमेशा एंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि मीन्स की तरह। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए, क्या सिग्निफिकेंस है इस स्टेटमेंट की, और खास करके हमें फिलहाल जो टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी है उसके संदर्भ में इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। तो ये एथिक्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आज onlyias.com पे। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।